तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, 28 का हम कर चुके हैं, अब 29 का करेंगे। ठीक है, 29 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। अब देखिए ये इंडेक्स वगैरह पढ़ने में काफ़ी मतलब 36 मिनट का पिछला लेक्चर हो गया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहीं पे देखेंगे। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 से है। यूनिट क्या है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक का समय, आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, वीर सावरकर। ठीक है, इसका संदर्भ देखते हैं। तो मोदी जी ने क्या किया, जो अग्रणी हिंदुत्व जो विचारक थे वीर सावरकर, उनको उनकी जयंती 28 मई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, ये तो हुई घटना। अब हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सावरकर और उनके योगदान के बारे में सबसे पहले। तो जो विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम उनका क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर शहर में हुआ था। तो वह जो है विदेशी वस्तुओं के विरोधी थे, स्वदेशी जो है उनके विचार का समर्थन करते थे। 1905 में उन्होंने दशहरे के अवसर पर सभी जो विदेशी सामान थे उनको जो है जला दिया था। अब उनके समाज सुधार के बारे में देख लेते हैं। तो वह जो है नास्तिकता और तार्किकता इनका समर्थन करते थे, मतलब नास्तिक थे, भगवान में आस्था नहीं रखते थे, और तार्किकता क्या है, मतलब लॉजिकल थे। ठीक है, और उन्होंने जो हिंदू विचार, जो रूढ़िवादी हिंदू विचार थे ना, उनका खंडन किया। वस्तुतः उन्होंने गाय की जो पूजा थी उसको भी अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। ठीक है, तो संगठनों से जुड़ाव देख लेते हैं। तो जो विनायक सावरकर जी थे, वो 1937 से 43 के दौरान क्या रहे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 37 से लेके 43 तक। और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस जो मंत्रालय था उसके द्वारा जो है त्यागपत्र दिए जाने के बाद, इनके नेतृत्व में ही जो है हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग जो थी उसके साथ मिलकर सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर इन सीमा प्रांत में जो है सरकार बनाने के लिए सहयोग किया। और इन्होंने क्या बनाया, पुणे में अभिनव भारत समाज। देखिए जो जैसे 2019 में आए थे ना, मिलान करो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। तो अभिनव भारत समाज किसने बनाया था, जो विनायक सावरकर थे। ठीक है, इस संगठन की जो इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो लोकमान्य तिलक की स्वराज्य पार्टी थी ना, उसकी सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, उनके भड़काने वाले देशभक्तिपूर्ण भाषण और जो गतिविधियां थी, इनसे ब्रिटिश सरकार ने मतलब इनसे नाराज हो गए थे, और इनकी जो बीए की डिग्री थी ना उसको उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने और क्या किया, फरी इंडिया सोसाइटी, नाम ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत समाज और फरी इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। अब ये थी क्या, फरी इंडिया सोसाइटी, तो ये सोसाइटी जो है त्योहारों, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख जो घटनाएं थी, इनके सहित जो भारतीय कैलेंडर था उसकी महत्वपूर्ण तिथियों को इसके द्वारा मनाया जाता था, और यह भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में जो विमर्श होता था उसको आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आई है, मित्र मेला। ठीक है, ये भी जो है विनायक सावरकर और गणेश सावरकर, इन्होंने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी ग्रुप समाज जो है बनाया था। ठीक है, तो तीनों चीज़ इन्होंने ही बनाई है, अभिनव भारत समाज, फरी इंडिया सोसाइटी और मित्र मेला, जो कि गणेश सावरकर के साथ मिलकर इन्होंने बनाया। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अगर रचनाएं देखें तो अपनी जो पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें सावरकर ने जो है 1857 के जो सिपाही विद्रोह था उसमें इस्तेमाल किए गए जो गुरिल्ला युद्ध था, उसके बारे में आपने सुना होगा, गुरिल्ला युद्ध। ठीक है, जो मराठों के द्वारा किया जाता था गुरिल्ला युद्ध। ठीक है, तो उसको जो है लिखा। पर इसके बाद क्या हुआ, इस पुस्तक को जो है अंग्रेजों ने तो प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, लेकिन जो मैडम भीकाजी कामाती, उन्होंने नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस इसमें पुस्तक प्रकाशित की, जो अंततः यह कई भारतीय क्रांतिकारियों तक जो है पहुंच गई। ठीक है, उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी कौन सी, हिंदुत्व। ठीक है, इसमें दो राष्ट्रीय सिद्धांतों की स्थापना के लिए जो है कहा था, मतलब जिसमें हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और जैसे इंडिया हो गया, तो अलग अलग राष्ट्र बताया। और 1937 में जो हिंदू महासभा थी उन्होंने ही इस विचार को जो है प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल क्या है, तो ये इनकी जो है फोटो दे रखी है। अगला आर्टिकल है, जर्मनी द्वारा जो नामीबिया में औपनिवेशिक काल है उसके दौरान हुए नरसंहार की स्वीकारोक्ति के मायने। ठीक है, 2 दिन में दो मतलब पहले कल जैसे कल कह रहा हूँ जो 28 वाला था उसमें फ्रांस ने जो है स्वीकार किया था, तो यहाँ पे भी जो है जर्मनी द्वारा जो है स्वीकार किया गया। तो संदर्भ देखते हैं। तो हाल ही में जो जर्मनी है उन्होंने एक सदी पहले जो अपना औपनिवेशिक शासन था उसमें जो नामीबिया की हेरेरो और नामा, ये दो समुदाय थे, इनके लोगों का नरसंहार करने को क्या किया, स्वीकार किया है। तो इसके साथ ही जो है
जर्मनी ने क्या किया, जो नामीबिया में सामुदायिक परियोजना है उसमें सहायता करने हेतु 1.1 बिलियन यूरो की राशि देने की जो घोषणा की है, ठीक है, 1.2 बिलियन डॉलर। नरसंहार के अगर बारे में तात्कालिक घटनाक्रम देखें तो वर्ष 1904 से लेकर 8 के जो मध्य है, जर्मनी जो उपनिवेश था उसके द्वारा जो तत्कालिक मतलब उस समय की जो जर्मनी साउथ वेस्ट अफ्रीका थी, उसमें हरेरो और जो नामा जनजातियाँ थी ना, उनके द्वारा औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था, उस समुदाय के लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसका कारण क्या था विद्रोह का? जो स्थानीय जनजातियाँ थी उनके द्वारा जो जर्मन उपनिवेश थे उनको अपनी भूमि और संसाधनों के लिए एक खतरे के रूप में जो है देख रहे थे, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वाटरबर्ग की लड़ाई, बैटल ऑफ वाटरबर्ग, ठीक है। इस लड़ाई में जो जर्मनी सैनिक थे उनके द्वारा जो रेगिस्तान में महिलाएं, बच्चे, इनके सहित लगभग 80,000 हरेरों का पीछा किया गया, जिसमें से मात्र 15,000 लोग जो है जीवित बच सके, ठीक है। तो कितने 65,000 के करीब जो है मर गए। तो वर्तमान नामीबिया पर जर्मनी का अधिकार कब तक रहा, तो ये देखते हैं कब तक रहा। तो 1884 और 1890 के मध्य जो है जर्मनी ने वर्तमान जो नामीबिया उसके कुछ हिस्से को जो है औपचारिक रूप से उपनिवेश बना रहा, ठीक है, 1890 तक। जर्मनी ने 1915 पर इस क्षेत्र पर शासन किया, 1915 तक, ठीक है, जिसके बाद इस पर 75 तक दक्षिण अफ्रीका का जो है नियंत्रण रहा। नामीबिया को अंततः वर्ष 1990 में स्वतंत्रता हासिल हुई, मतलब बिल्कुल अभी मान लो कितने 20-30 साल पहले, 31 साल पहले ऑलमोस्ट ये जो है आज़ाद हुआ है नामीबिया। अब आगे की कार्रवाई देख लेते हैं। तो कुछ इतिहासकारों द्वारा इन अत्याचारों को 20वीं शताब्दी का पहला नरसंहार बताया गया था, ठीक है। फिर जो है उसके अलावा देखिए, इस हालिया स्वीकारोक्ति के बाद जो है जर्मनी द्वारा एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसके बाद जो दोनों देश की संसद होगी ना वो इसकी अभिपुष्टि करेंगे। उसके बाद जो जर्मन के राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, इनके द्वारा जो नामीबियाई संसद है ना उसके सामने जर्मनी द्वारा किए गए जो अपराध हैं उसके लिए ऑफिशियली जो है माफ़ी मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिगर में जो है नामीबिया है जिसकी कैपिटल है विंड होक, ठीक है। किस किस से टच कर रहा है, तो अंगोला से कर रहा है, ठीक है, जाम्बिया से कर रहा है, बोत्सवाना से कर रहा है, ठीक है, इधर से साउथ अफ्रीका से कर रहा है, और एस्टवाटिनी, ठीक है। अच्छा हाँ, इन दोनों से नहीं कर रहा है, एस्टवानी और ये लेस्थो, ये दोनों अलग अलग इधर हैं साउथ अफ्रीका के इधर, ठीक है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया, अंगोला, इनसे कर रहा है, और इधर से अटलांटिक ओशन से, ठीक है। तो इसकी ये देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। तो अगला आर्टिकल भी जो है जीएस पेपर 1 से महिलाओं के संगठन और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरी और उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय है, ठीक है। यूनिट मैं बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूनिट काफ़ी लंबा चाहता हूँ कि 25 मिनट के अंदर अंदर ये लेक्चर जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहेज हत्या मामले में धारा 304B के दायरे का विस्तार किया गया, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो दहेज उत्पीड़न होता है, ठीक है, उसको एक रोग प्रसारक अपराध बताया गया, जिसमें जो महिला होती है वो लोभी पति या ससुराल वालों की जो है क्रूरता का शिकार बनती है, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि जो कोर्ट ने एक फैसला देते हुए ये कहा कि जो दहेज हत्या है, ठीक है, दहेज में जो हत्या करते हैं उस पर दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित जो धारा 304 की बी है, ठीक है, 304 की बी है, वो एक जकड़ी हुई और शाब्दिक व्याख्या ने लंबे समय से जो चली आ रही इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई को कुंद कर दिया, मतलब एक तरह से मजबूत कर दिया इस लड़ाई को, ठीक है। कौन सी धारा है, 304 की बी, ठीक है। तो भारतीय दंड की संहिता की जो धारा है, इंडियन आईपीसी धारा 304B, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अनुसार मतलब जो महिला जिसकी मतलब मृत्यु हुई है, ठीक है, तो दहेज मामला बनाने के लिए क्या कंडीशन है वो यहाँ पे बताई गई है। एक तो देखिए 7 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 7 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 7 साल के अंदर जलने की वजह से या किसी प्रकार की कोई शारीरिक चोट हो या कोई असामान्य परिस्थिति हो उसमें होनी चाहिए उसकी मृत्यु। इसके अलावा मृत्यु के ठीक पहले जो है उसे दहेज की जो मांग है उसके संबंध में अपने पति या ससुराल वालों के जो क्रूरता या उत्पीड़न है उसका सामना करना पड़ा हो। इससे जुड़ी समस्याएं क्या है, 304 की बी जो है अदालतों द्वारा ज़्यादातर धारा 304B के संकीर्ण दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तो पहला क्या है, अदालतों द्वारा जो 304 की बी है उसके वाक्यांश मृत्यु से पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसकी व्याख्या क्या है, मृत्यु से तुरंत पहले उसके रूप में की जाती है। इस व्याख्या के तहत यह अनिवार्य हो जाता है कि महिला जो है उसके मरने के ठीक पहले के पलों में उसका उत्पीड़न किया गया हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप 1 साल पहले 2 साल पहले सबूत दिखा रहे हैं,
ठीक मृत्यु से पहले मतलब बिल्कुल जो है करंट में दिखाया गया, ठीक है, इमिडिएटली बिफोर। धारा में प्रयुक्त दूसरा जो है धारा में प्रयुक्त सामान्य जो परिस्थितियाँ हैं उसके अलावा, मतलब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, सामान्य परिस्थितियों के अलावा, जो नॉर्मल कंडीशन है उनके अलावा, इस वाक्यांश पर भी एक उदार व्याख्या की मांग करता है, ठीक है। तो भारत में दहेज से संबंधित मौतें एक त्वरित नज़र देख लेते हैं। तो 1999 से लेकर 2018 के बीच लगभग एक दशक के दौरान देश में हुई कुल हत्याओं में 40 से 50% मौतें जो है दहेज हत्या की वजह से हुई, ठीक है। मात्र 2019 में आईपीसी धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या के 7115 मामले जो है दर्ज कराए गए। अब देखिए समय की मांग क्या कह रही है अभी, मतलब जो ये आईपीसी की धारा पहला क्या है, आईपीसी की जो धारा 304 बी है, इसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा उदारता पूर्वक व्याख्या करनी चाहिए। मतलब जो दहेज और दुल्हन को जलाए जाने के लिए दंडित संबंधी कानून की मंशा है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से। उसके अलावा जो बेतुकी व्याख्या है उससे बचना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो लिखा हुआ उस पर अपनी एजप्शन ना करें, नॉर्मल जो हो सकता है उसको उदारतापूर्वक अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। इसके बजाय अदालतों को महिला के उत्पीड़न और उसकी मृत्यु के बीच, मतलब जो उत्पीड़न हुआ टाइम पीरियड और उसके मृत्यु, उनके बीच के जो निकट और जीवंत लिंक हो उसका अवलोकन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद अदालत के लिए आरोपी के सामने अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। आरोपी को मामले में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाना चाहिए। मतलब इस टाइप पे क्या होता है, कई बार फेक जो औरतें होती हैं वो केस कर देते हैं, फेक केस भी कर देते हैं, झूठा केस हो जाता है, ठीक है। दहेज और इससे संबंधित अत्याचारों के कारण सबसे पहला लोभ, वधू के परिवार में भौतिक लाभ की अपेक्षाएं हों। उसके अलावा निरक्षरता, जिन समुदायों को कानून और नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती उनमें दहेज लेने और देने दोनों की प्रथा क्या होती है, इसके कारण कई अत्याचारों को इनमें सामना करना पड़ता है। कानूनों का पालन करने की इच्छा का अभाव हो। समाधान क्या है, बालिकाओं को शिक्षित करे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा के अच्छी जॉब पे हो, खुद ही जो है मजबूत हो। सरकारी पहलों और कानून का उचित कार्यान्वयन हो। मास मीडिया अभियान शुरू किया जाए इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद देख लिया अगला आर्टिकल क्या है, जीएस पेपर 2 से है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम 1954 का नियम 6 का आई, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं संदर्भ में क्या है। तो देखिए जो डीओपीटी है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, उसके द्वारा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा निगम 1954 का नियम 6 आई है उसको लागू करते हुए पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय, उनको भारत सरकार के अधीन नियुक्त करने संबंधी एक अभूतपूर्व जो है आदेश जारी किया गया। तो इस नियम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो जो ये नियम है भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के 6 आई, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी जो अधिकारी, संवर्ग अधिकारी, उसको जो संबंधित या तो राज्य सरकार जिस राज्य का वो है या केंद्र सरकार, उनकी सहमति से, ठीक है, उनकी सहमति होगी। उसके बाद केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी निगमित अथवा गैर निगमित जो कंपनी है, संघ या व्यक्तिक निकाय है जिसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण किसके पास है, तो केंद्र के पास या किसी अन्य राज्य के पास, उसके पास हो, तो उसके अधीन जो है उसे प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। असहमति के मामले में क्या होता है, तो ऐसा नियम 6 आई में कहा गया कि अगर किसी भी असहमति के मामले में जो प्रकरण है उसको केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार क्या होगी, इसमें प्रधान होगी। वर्तमान विषय देख लेते हैं। तो इस नियम के लिए जो सत्ता है उसका घोर दुरुपयोग और राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ये करने का प्रयास कहा जा रहा है। तो इस जो प्रकार है इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी 2020 में ऐसा हुआ था, जो होम मिनिस्ट्री थी, गृह मंत्रालय था, उसके द्वारा जो पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर थे उनको प्रतिनियुक्त पर बुलाया गया था, लेकिन जो राज्य सरकार थी उन्होंने मतलब उनको जो है सेवा मुक्त नहीं किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, तो इसके बाद क्या कहा गया, जो अदालत है उसमें एक याचिका दायर की गई जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो प्रचलित कानून है उसमें विशिष्ट विभाजन है, ठीक है, जो खुद ही विरोधाभासी है, क्योंकि जो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करेगा, ठीक है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि इस नियम ने जो है कानून व्यवस्था की स्थिति और संबंधित जो राज्य है उनके प्रशासनिक ढांचे में तबाही मचा रखी है, ठीक है। हालांकि अदालत ने यह जो है याचिका खारिज कर दी, ठीक है। तो अगला आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट देख लीजिएगा, और मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों के लिए नकदी सहायता, मतलब उन्हें पैसा दिया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके तहत जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ना 1 से 8वीं तक के,
उनको मध्याह्न भोजन तो मिलता ही है, तो उस योजना के लाभार्थी प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये देने का फैसला किया है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है उसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की कुल राशि 11.8 लाख करोड़ बच्चों के लिए एक मुश्त जो भुगतान है उसके रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो ये पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, जो खाना पकाने की लागत आती है उसके घटक से दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कृपया ध्यान दें जो 2021 से 22 में खाना पकाने की लागत है, खाना पकाने की लागत मतलब एक प्लेट में कितने रुपए में मतलब वो हमें पड़ती है। ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल लगा है बनाने में पूरा एक प्लेट का पर प्लेट कॉस्ट है। ठीक है, खाना पकाने की लागत। तो ये जो मध्याह्न भोजन योजना है इसके लिए केंद्रीय आवंटन का सबसे बड़ा घटक है। ठीक है, पर प्लेट कितना पड़ता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले पंजाब ने बढ़ा दी थी 4 पॉइंट कुछ था 65 से 4.75 ऐसा कुछ कर दिया था। ठीक है, तो इसमें दालों सब्जियों खाने पकाने का तेल नमक और मसालों जैसी सामग्रियों की कीमतों को शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए संबंधित समस्या क्या है, कुछ जगहों पर जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील अर्थात जो मध्याह्न भोजन होता है उसके बदले नकद राशि या कुछ स्थानों पर शुष्क राशन दिया जाता है, मतलब सूखा दाल सब्जियां ये सब दे दी। ठीक है, जो कि हर दिन से एक दिन में एक बार पौष्टिक भोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जो मात्रा है उसके हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, मतलब पर डे कितना 4 5 6 रुपये इस टाइप से, तो महीने का कितना हो जाता है 100 रुपये 125 रुपये। ठीक है, 100 रुपये प्रति बच्चा मासिक भुगतान के रूप में दी जाने वाली जो राशि है उसके हिसाब से हर बच्चे को प्रतिदिन 4 रुपये से भी कम जो है प्राप्त होते हैं। इसलिए जो केंद्र सरकार है उसको पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो अंडे सब्जियां फल दाल चना तेल सहित जो अधिक मात्रा में जो है घर ले जाने वाला राशन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये मध्याह्न भोजन योजना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये योजना है वो सरकारी विद्यालयों सहायता प्राप्त जो स्कूल है या समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त जो मदरसे होते हैं, ठीक है, उनमें सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करते हैं, मतलब एक टाइम का इनको खाना दिन का जो है दिया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो 8वीं कक्षा तक के छात्र हैं उनको एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, कम से कम 200 दिन। इस योजना का कार्यान्वयन किनके द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस मिनिस्ट्री में आती है, मानव संसाधन विकास। इस योजना को जो है केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित है, पूरी तरह से केंद्र ने इसमें पैसा दिया है। इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय पौष्टिक जो सहायता कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSP, इसके रूप में जो है शुरू किया गया था। 2004 में इस कार्यक्रम को जो है मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो भूख और जो कुपोषण है उसको दूर करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, मतलब खाने के उसमें भी बच्चे आते हैं कुछ, है ना, विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिकरण में सुधार करना, जमीनी स्तर पर जो है विशेष रूप से महिलाओं को जो है रोजगार प्रदान करना। उसके बाद देखिए जो मध्याह्न भोजन योजना है मिड डे मील नियम 2015 के अनुसार बच्चों को केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप पैक करा के घर ले गए। खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य कारणवश विद्यालय में जो है पढ़ाई के किसी भी दिन यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता को भुगतान करेगी। ठीक है, मतलब पैसे दिए जाएंगे। निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत जो अधिदेशित स्कूल प्रबंधन होते हैं समिति उनके मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की जो है निगरानी करेगी। कौन सी, अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति। पोषण संबंधी अगर मानक देखें तो जो मिड डे मील योजना है उसके दिशा निर्देश के अनुसार जो निम्न प्राथमिक स्तर के जो लिए जो प्रतिदिन न्यूनतम जो है 450 कैलोरी ऊर्जा, मतलब इतनी कैलोरी एक बच्चे को दी जाती है, 12 ग्राम प्रोटीन दिए जाएंगे, और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी जो 8वीं से ऊपर के हैं और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अनुसार जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं उनके भोजन में 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां, 5 ग्राम तेल वसा सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के भोजन में जो है 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दालें, उच्च प्राथमिक, ठीक है 11-12 के 75 ग्राम सब्जियां, 7.5 ग्राम तेल और वसा का अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे दे रखा है फॉर अपर प्राइमरी क्लास फॉर प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, स्पीकर को देख लीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। उसके बाद ये पंजाब के किसी को दी गई थी अभी उस दिन हमने पढ़ा था ना अखबार, उसमें उसका उनका नाम आया था। तो ये क्या है, दिल्ली के अपोलो अस्पताल द्वारा जो हल्के लक्षण और जो कोमोरबिडिटीज BDTs, ठीक है, शहर रुग्णताएं वाले जो कोविड-19 रोगी है उनके लिए
जो एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, मिक्स करके। मतलब इस चिकित्सा प्रक्रिया में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को निष्क्रिय करना भी शामिल हैगा, ठीक है। तो ये होती क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो इसमें जो है एक तरह का ये मतलब आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी होता है, जिसका पर्पज़ क्या होता है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करना, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल रूप से आपके अंदर डाल दिया जाएगा और वो क्या करेगा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक विशेष एंटीजेंस होता है, ठीक है। जो हमारे एंटीजेंस क्या होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ को बढ़ाते हैं, जो कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करने वाले रोगाणुओं का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो किस प्रकार निर्मित होते हैं बॉडी में, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, तो उसके द्वारा एंटीजेंस बनते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये एक विशेष एंटीजेंस के संपर्क में आने पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है इससे किया जा सकता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ को जो है अधिक मात्रा में अगर बनाना तो एकल श्वेत रक्त कणिकाएं, जो सिंगल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका क्लोन बनाया जाता है, ठीक है, जिसे एंटीबॉडी की समरूप जो प्रतियां होती है, फोटोकॉपी होती है, वो तैयार करने में यूज़ किया जाता है। कोविड-19 के मामले में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो तैयार करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने उसमें पढ़ा था ना, मैंने पहले ही बताया था, उनके RNA और DNA का यूज़ करते हैं, जो कोरोना वायरस होता है ना उसी के, ठीक है, उनको कमज़ोर फॉर्म में जो है इंजेक्ट किया जाता है। यह स्पाइक प्रोटीन मेजबान कोशिका में वायरस को प्रविष्ट कराने में सहायक होता है, ठीक है। तो एक स्वस्थ शरीर में इसकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ अर्थात रोग प्रतिकारकों का निर्माण करने में सक्षम होता है। नॉर्मली जो आदमी होता है उसका इम्यून सिस्टम में अपने आप ही एंटीबॉडीज़ बनते रहते हैं, ठीक है। जो ये एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे रक्त में एक वाई शेप के सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं। ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल से अभी हमने पढ़ा था पिछले वीक में ही करंट अफेयर में, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव जो रोगाणु होते हैं उनकी पहचान करके उन्हें पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको रोगाणुओं को पकड़ लेते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को इन रोगाणुओं पर हमला करने का संकेत देते हैं, ठीक है। एक तरह से उसके मतलब चारों तरफ से उसको जकड़ लेते हैं और वहीं पे उसे आगे बढ़ने, क्लोन करने का मौका अपने आप को नहीं देते हैं, ठीक है। यद्यपि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है इन एंटीबॉडीज़ को पर्याप्त मात्रा में निर्मित अगर करने में असमर्थ हो, ठीक है, अगर किसी की नहीं बना रही है या कमी है उसमें, तो उसकी सहायता के लिए वैज्ञानिकों द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की खोज की गई है। ये कहाँ से पैराग्राफ उठाया, सेम टू सेम चिपका रखा है, ठीक है। तो सेम किसी बीमारी के इलाज के लिए एंटीबॉडी दिए गए जाने का विचार जो है 1900 के दशक में जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे जर्मनी के प्रतिरक्षा विज्ञानी पार्ल एर्चिस, उनके द्वारा जो है जाबर क्यूगल अर्थात मैजिक बुक का विचार प्रतिपादित किया गया था। जाबर क्यूगल क्या था, चुनिंदा रूप से किसी रोगाणु को लक्षित करने वाला एक यौगिक है। तब से जो है मानवों में नैदानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति होने वाली जो विश्व की पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थी म्यूरोमोनाब CD3, ठीक है, म्यूरोमोनाब CD3, ये पहला जो था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये तैयार होने तक 8 दशकों का जो है समय लगा, 80 साल का, ठीक है। तो ये म्यूरोमोनाब CD3 एक प्रतिरक्षा दमनकारी दवा है। इसे अंग प्रत्यारोपण किए गए रोगियों में तीव्र अस्वीकृति को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, तो ये जो है अपेक्षाकृत आम हो चुकी है आज के टाइम में। इसका यूज़ इबोला, HIV, त्वचा रोगों आदि के इलाज में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो यूनिट है भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ, राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो वायरस की उत्पत्ति है उसकी जाँच करने का आदेश दिया, ठीक है। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति बिडेन है, जो बाइडन जो है उनके द्वारा जो अमेरिका खुफिया एजेंसी है उनको जो है जो कोविड-19 वायरस है उसकी उत्पत्ति का विश्लेषण करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको दुगना करने को कहा है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके इस जो वायरस की उत्पत्ति है वो मानव पशु संपर्क अथवा किसी प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना की वजह से हो। मतलब डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि या तो चाइना से हुआ या फिर ये जो मानव पशु संपर्क से हुई है, ठीक है, मतलब पशुओं के संपर्क में आने से हुई है, ठीक है। तो USA ने यह भी कहा कि जो वह पूरी तरह से पारदर्शी साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी जो संबंधित डाटा है और साक्ष्य उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए चीन पर दबाव डालने हेतु विश्व भर के समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कह रहा है। तो इस कदम के निहित अर्थ क्या है, तो इससे मतलब चाइना पे और प्रेशर बढ़ेगा ना, सेम अगर ऐसे बहुत सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब माना जा रहा है कि जो वहाँ की वुहान लैब है वहाँ से हुआ, जो लैब का नाम क्या है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV स्थित है, इससे ही जो है इसका मतलब यहाँ पे सर्वप्रथम देखा गया था।
तो ये प्रयोगशाला पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जा रहा है? तो वुहान जो WIV है वो विभिन्न प्रयोगों के लिए वन्य जीवों की आनुवांशिक सामग्री जो है एकत्र करता है। ठीक है, तो वर्ष 2002 में फैला जो सार्स कोविड-1 था वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकोप की शुरुआत चीन से ही हुई थी। इसके बाद से इस प्रयोगशाला में जो है चमगादड़ से पैदा होने वाले वायरस पर व्यापक काम किया जा रहा था। ठीक है, इस प्रकोप की उत्पत्ति की वर्षों तक खोज करने के दौरान दक्षिण पश्चिम जो चीन है उसमें स्थित एक चमगादड़ गुफा है, बैट केव जिसे कहते हैं, उसमें सार्स के समान वायरस का जो है मतलब उसी जैसा एक वायरस जो है उसका पता चला था। वायरस इस लैब से किस प्रकार बाहर फैला हो सकता है, मतलब एजप्शन किस टाइप से होगी। देखो जो ये प्रयोग होता है ये क्या होता है, जानवरों पर जीवित वायरस के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ठीक है आप प्रिकॉशन ले रहे हो, आपने जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि सुरक्षात्मक जो पोशाक है, सुपर वायु निस्पंद मतलब एयर फिल्ट्रेशन है, जैसे कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। फिर भी जो है सख्त से सख्त उपाय में भी क्या होता है, इसके जो है जो प्रसार है उसका जोखिम कहीं ना कहीं बना रहता है। ठीक है, तो यह भी मानने का कारण है कि इस वायरस की उत्पत्ति इस लैब में हुई है, क्योंकि उसके पास में ही जो है एक हुनान सी फूड मार्केट है। ठीक है, और इस महामारी की शुरुआत में वायरस के पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले संबंधित जो स्थान है उसके रूप में उसे माना जा रहा है। ठीक है, इसी बाजार में जो है कोविड-19 के सबसे पहले अत्यधिक तेजी से फैलने वाली घटना हुई थी। खास करके जो चीनी सरकार है उसके द्वारा लैब से वायरस निकलने संबंधी परिदृश्य की पूरी तरह से जांच करने की अनुमति देने से जो है मना करना, इस सिद्धांत को और बल मिलता है इससे। ठीक है, वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति परिकल्पना का समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके तर्क, तो पहली जो सार्स महामारी थी और MERS CoV जो ऊंट से थी, इबोला जो चमगादड़ या गैर मानव जो प्राइमेट थी, और निपाह वायरस जो चमगादड़ से थी। जैसी पिछली सदी की सबसे घातक बीमारियों को जो स्रोत है वन्यजीव और घरेलू जानवरों के साथ मानव के संबंध है उसमें भी पाया गया, मतलब मानव से संबंध भी इनका पाया गया। ठीक है, हालांकि अभी तक जो है कोविड-19 जो वायरस है उसकी उत्पत्ति के लिए किसी जानवर स्रोत की जो है पहचान नहीं की गई है, किंतु वुहान में स्थित वन्यजीव जो बाजार है उसके वन्यजीव खंड की दुकानों में लिए गए नमूनों की जांच करने पर पॉजिटिव परिणाम मिले हैं, जो किसी संक्रमित जानवर या जानवरों की देखभाल करने वाले किसी मनुष्य से संक्रमण जो है फैलने का संकेत करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है, ठीक है, अगर देखिए प्रीलिम्स जो mRNA है ये सब जो है उसमें PD 365 जो पर्यावरण की है उसमें पहला ही आर्टिकल है, उसमें पढ़ लीजिएगा, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है प्रीलिम्स फैक्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, जयंती। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का झिंगुर होता है। जो जयंती है इसका नाम किन पे किया गया है, जो ये गुफा थी इनकी जो खोज की है प्रोफेसर जयंत बिस्वास। ठीक है, इनके मतलब इन्होंने काफ़ी हेल्प करी वैज्ञानिकों की, तो इनके नाम पे इसका नाम जयंती रखा गया। ठीक है, तो ये जो है अर्कोनोमिमस सास्योर इस वर्ग के अंतर्गत चिन्हित जो झिंगुर है, क्रिकेट जिसे बोलते हैं, इसकी 12वीं उपवर्ग या प्रजाति घोषित की गई है। ठीक है, झिंगुर जो है इसमें क्या होता है, एक तो नर मादा के जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता, जो रात में आप सुनते हैं ना कई बार, जैसे गेट वगैरह में अगर हो तो झिंगुर की आवाज़ आती है। ठीक है, और मादा झिंगुर के क्या है, कान नहीं होते। ठीक है, इस झिंगुर की इस प्रजाति को प्राणी वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी कुर्रा गुफाओं में अप्रैल 2021 में खोजा गया। ठीक है, पिछले महीने में खोजा गया। इस प्रजाति का नामकरण जो है प्रोफेसर जयंत बिस्वास के नाम पे किया गया, जिन्होंने काफ़ी सहायता की। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 1857 में एक स्विस कीट विज्ञानी हेनरी लुई फ्रेडरिक डी सास्योर इनके द्वारा मकड़ियों के समान दिखने वाले झिंगुर के वर्ग को आर्कोनोमिमस जो है नाम दिया गया था। ठीक है, ये देखिए ये देखने में ऐसा है। ठीक है, बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और उसके अलावा जो है अब मुझे कल में क्या बोलते हैं उसको, मार्च की अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, कोशिश करूँगा उसे 1 या 2 पार्ट में ख़त्म कर दूँ जितना जल्दी हो सके, उसके बाद फिर फैब की करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप जो है आराम से अकेले बैठिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हैव अ गुड डे।